स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारा देश वर्ल्ड स्टेज पर लगातार बेहतर कर रहा है। इसका सबूत है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हालांकि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेक्टेड 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से थोड़ा कम है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। रिसेंटली दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के प्लेटफॉर्म G20 का समिट इंडोनेशिया में कंक्लूड हुआ। इस बार इस प्रेस्टिजियस फोरम की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में आ गई है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमने कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया है, लेकिन इन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद जब हम अपने पड़ोसी देशों की तरफ देखते हैं तो हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। मिसाल के तौर पर इंडिया और चाइना ने 1947 में अपना सफर लगभग एक ही लेवल से शुरू किया था, और चाइना ने तो इवन इस सफर को थोड़ा और लेट शुरू किया था। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में दोनों देश लगभग एक समान ही थे, यहाँ तक कि उस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया चाइना से आगे था। लेकिन आज दोनों देशों के बीच ये समीकरण और सामान्यताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। जहां आज चाइना की पर कैपिटा इनकम $12,000 से भी ज्यादा है, वहीं इंडिया की पर कैपिटा इनकम महज $2,200 के आसपास है। चाइना ने अपने देश से पॉवर्टी को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है, जबकि इंडिया में आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। दोस्तों, ये सिचुएशन कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ ब्लंडर्स की वजह से अभी तक हम अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए हैं। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडियन इकोनॉमी की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारे ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने में मेजर ऑब्स्टिकल की तरह हैं। क्यों आजादी के 75 साल बाद भी ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में एग्जिस्ट कर रही हैं। साथ ही हम इंडियन इकोनॉमी के इतिहास की उन तमाम गलतियों को भी देखेंगे जिनकी वजह से आज इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों का घर बना हुआ है, और जो समस्याएं आज इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही हैं उनके सॉल्यूशंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो माय फ्रेंड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यानी कि हर स्टेज के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडियन इकोनॉमी की बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। लेकिन इस समस्या के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को समझने से पहले चलिए इस बात को समझ लें कि आखिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। दोस्तों, कोई भी देश जब इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है तो सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस का एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं जिनसे किसी लॉन्ग टर्म एसेट या लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, लोन लेना लायबिलिटीज क्रिएट करता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स क्रिएट करता है। इस तरह की एसेट और लायबिलिटी क्रिएटिंग ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। वहीं करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा है जहां वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अकाउंट फर्दर 2 तरह के अकाउंट्स में कैटेगराइज होते हैं, ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में गुड्स के ट्रेड को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम या राइस और व्हीट जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। वहीं इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज, प्रॉफिट ट्रांसफर्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट का नेट सम नेगेटिव होता है, यानी टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंपोर्ट से कम होते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता है। इंडिया के केस में करंट अकाउंट ज्यादातर डेफिसिट में ही रहता है। इसका मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो हम एक्सपोर्ट से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं। चलिए डेटा की हेल्प से सिचुएशन को और क्लैरिटी से समझने का प्रयास करते हैं।
आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट $38.76 बिलियन था। इसमें ट्रेड अकाउंट $189.45 बिलियन के डेफिसिट के साथ क्लोज हुआ, जबकि इनविजिबल अकाउंट में $150.7 बिलियन का सरप्लस मौजूद था। इस डेटा के जरिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है कि अगर मर्चेंडाइज गुड्स के मामले में इंडिया के एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन इनविजिबल अकाउंट में यानी कि सर्विसेज और रेमिटेंसेस के मामले में ये डेफिसिट काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी इकोनॉमी के लिए इतना खराब क्यों है? इसका जवाब 1991 एंड 92 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आसानी से देखा जा सकता है। 1991 की क्राइसिस के दौरान इंडिया कुछ ऐसे हालातों से गुजर रहा था जिस तरह के हालात आज पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं। देश के एपेक्स बैंक के पास 2 हफ्ते से भी कम इंपोर्ट्स खरीदने लायक फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज पूरी तरह बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ी थी। इन शॉर्ट कहें तो इस क्राइसिस ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। इस डेडली और डेंजरस क्राइसिस का कारण था करंट अकाउंट डेफिसिट। दरअसल किसी भी देश को ट्रेड करने के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। अगर करंट अकाउंट रेगुलरली डेफिसिट में रहेगा तो उसका मतलब यह है कि हर साल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से फॉरेन करेंसी कम होती जाएगी। यानी अगर साल दर साल देश के फॉरेक्स रिजर्व्स खाली होते जाएंगे तो देश ना तो इंपोर्ट्स फाइनेंस कर पाएगा और ना ही अपने डेट रीपे कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में देश सीधे सीधे शब्दों में दिवालिया घोषित हो जाएगा। 1991 क्राइसिस के बाद देश में एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किया गया। इसके बाद हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन और ग्लोबल बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और आज हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट सरप्लस बैलेंस कर देता है। वही वजह है कि साल दर साल इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में इजाफा होता आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारी इकोनॉमी के लिए 2 बड़ी चिंता के विषय हैं। पहला ये कि कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन्स के थ्रू फॉरेन करेंसी आती है जो ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से वॉलेटाइल हो सकती है। सिर्फ एक ग्लोबल रिसेशन कैपिटल अकाउंट के सरप्लस को भी खत्म कर सकता है। वहीं किसी भी सिनेरियो में, रिसेशन हो, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, हमें पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और नेचुरल गैस जैसे एसेंशियल इंपोर्ट्स तो जारी रखने ही होंगे, वरना बिना इन एसेंशियल इंपोर्ट्स के हमारी पूरी इकोनॉमी एक कंप्लीट स्टैंड स्टिल पोजीशन पर आ सकती है। दूसरी चिंता यह है कि कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन्स बढ़ने का नतीजा प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में पैसा बाहर जाना भी होता है। तो इसीलिए अगर कैपिटल अकाउंट से हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है तो वो इतना बेहतर नहीं माना जाएगा। यानी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट और बैलेंस रखने वाला ये टूल भी कंप्लीटली सेफ नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई समस्याओं की। आइए अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। क्या है वो तरीका जिनसे हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर सकते हैं? कैसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस को मेंटेन किया जा सकता है? दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट के पीछे बड़ा कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्स के बीच का गैप है और इसमें इंडिया का नेट एनर्जी इंपोर्टर होना एक बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 80% बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट के डेटा के मुताबिक जहां फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 में हमारा सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट 4,59,779 करोड़ का था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में ये फिगर डबल होकर 8,99,312 करोड़ तक पहुंच गया, जिस वजह से हर साल लाखों करोड़ों डॉलर्स देश के बाहर जा रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, कोल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए जरूरी है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए। इंडिया ने साल 2030 तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से ऑब्टेन करने का टारगेट सेट किया है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारी सरकार भी राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। देश में ई व्हीकल्स को बढ़ावा देना, सोलर और विंड एनर्जी सोर्सेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा कुछ इंपॉर्टेंट कदम हैं जो इस फील्ड में उठाए जा रहे हैं। साथ ही व्हीकल्स के फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंड करके हम अपने फ्यूल इंपोर्ट बिल को भी कम कर रहे हैं। आज हम ऑलरेडी 10% ब्लेंडिंग का टारगेट समय से पहले अचीव कर चुके हैं और साल 2025 के लिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट सेट किया गया है। इन सब के अलावा गोल्ड एक स्टिकी इंपोर्ट है, जिसे रिड्यूस करना इंडिया के कल्चरल रीजंस की वजह से मुश्किल साबित हुआ है। नेवरदलेस सोवन गोल्ड बॉन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस दिशा में हमारी मदद कर सकते हैं। अनलाइक पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल एक कंप्लीटली अननेसेसरी इंपोर्ट है जो हमें अपनी खराब एग्रीकल्चरल पॉलिसीज की वजह से भुगतना पड़ रहा है। इंडिया सरसों, कॉटन, राइस, पाम और सोयाबीन जैसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में पूरी तरह सक्षम है।
जिनसे एडिबल ऑयल्स बनाया जा सकता है। लेकिन एमएसपी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का फोकस हमेशा राइस और वीट जैसी क्रॉप्स पर रहा है, जिस वजह से बाकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन साइडलाइन हो गया है। रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने DMH11 नाम के एक मस्टर्ड हाइब्रिड वैरायटी को अप्रूवल दे दिया है, जिससे सरसों की प्रोडक्शन 20 से 30% बढ़ सकती है। साथ ही मस्टर्ड पर MSP भी बढ़ाया गया है और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का आश्वासन भी दिया गया है। उम्मीद है ISD से एडिबल ऑयल इंपोर्ट में कमी आएगी। एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो इंपोर्ट्स को बढ़ाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स। इसे कम करने की दिशा में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है। इसके रिजल्ट्स एप्पल जैसी ग्लोबल ब्रांड के प्रोडक्शन को चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने के रूप में ऑलरेडी विजिबल हो रहे हैं। साथ ही RBI ने डॉलर ट्रेड को रुपी ट्रेड से रिप्लेस करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाला है, जिसका नाम है स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स, जहां फॉरेन एक्सपोर्टर्स को डॉलर में पेमेंट ना देकर रुपी में पेमेंट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करने के लिए या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल सेक्टर से आप जरा डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ नजर डालते हैं। अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो है इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम इंडिया की इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को वेरी अनइक्वल कंट्रीज की श्रेणी में रखा गया है। इंडिया में टॉप 10% लोग देश की 57% वेल्थ कमांड करते हैं, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 13% वेल्थ है। वहीं इंडिया की टॉप 100 फैमिलीज के पास 57.3 ट्रिलियन INR की वेल्थ मौजूद है, जबकि बॉटम ऑफ द पिरामिड पर मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद लोग भुखमरी फेस कर रहे हैं। लेकिन इनइक्वालिटी एक सिम्टम है जिसके अंडरलाइंग इंटरकनेक्टेड रीजंस हैं। ये हैं अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ स्किलिंग एंड इनोवेशन। इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच कुछ कॉमन रीजंस हैं जिन्हें जानने के लिए हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की एक ब्रीफ हिस्ट्री जाननी होगी। दोस्तों, इंडिया ने आज़ादी के बाद एक ऐसे मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाया जिसमें गवर्नमेंट लीड रोल प्ले कर रही थी, जबकि प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड रोल गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया था। सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स के अनुसार गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जिम्मेदार थी और 5 ईयर प्लान्स के थ्रू डिसाइड किया जाता था कि देश के रिसोर्सेज किस सेक्टर में लगाए जाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सट्रीम पॉवर्टी होने के कारण एक सेक्टर चुनना जरूरी था। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी था और देश की अधिकतम जनसंख्या खेती बाड़ी पर आश्रित थी। लेकिन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटाइज करने का फैसला लिया। इसके पीछे बहुत से कारण थे, लेकिन अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन ये थी कि हैवी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है और इसके बेनिफिट्स ऊपर से नीचे तक पानी की बूंदों की तरह टपकेंगे। इस वजह से इसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कहा गया था। इस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम यह थी कि बेनिफिट्स को ट्रिकल डाउन करना था, लेकिन कंट्रोल सरकारी अधिकारियों के हाथ में था। करप्शन और इनएफिशिएंसीज के कारण बेनिफिट्स कभी आम आदमी तक पहुंचे ही नहीं। साथ ही हैवी इंडस्ट्रीज बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर थी, जिसकी वजह से एजुकेशन और हेल्थ जैसे सोशल सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत कम बचे रहे। अब अगर किसानी करने वाले लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब दिलवानी है तो उन्हें एजुकेशन और स्किल्स तो प्रोवाइड करानी ही पड़ेंगे, लेकिन सैडली ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से एग्रीकल्चर, जहां अधिकतर पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, उसे इग्नोर कर दिया गया। नतीजा साफ था, ऑलरेडी एजुकेटेड और रिसोर्सफुल लोगों को नई इंडस्ट्रीज में नौकरियां मिली और गरीब किसान गरीब ही रह गया। 1980s और 90s आते आते सरकार को इस गलती का एहसास हुआ और एग्रीकल्चर को इकोनॉमी का फोकस बनाने का फैसला किया गया। लेकिन इस फैसले को लेते लेते देश करीब 40 साल पीछे रह गया। ऊपर से इस डिले का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ कि पब्लिक का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर से विश्वास उठ गया। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए आज तक एक समस्या बनी हुई है, जिसका प्रूफ किसान आंदोलन में भी देखने को मिला। पब्लिक ट्रस्ट खोने की वजह से इंडिया आगे की अपॉर्चुनिटीज भी खोता चला गया। 1980s में एशियन इकोनॉमीज जैसे चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया और मलेशिया ने अपनी इकोनॉमीज को प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप किया और इन इकोनॉमीज में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही इन कंट्रीज ने फिनोमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन को देखा। लेकिन इंडिया में अब ऐसा बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म लेने के लिए पब्लिक ट्रस्ट मौजूद ही नहीं था। इस वजह से इंडिया ने फिर से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बस मिस कर दी, जिसका भुगतान हम आज तक भुगत रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज इंडिया सॉफ्टवेयर और दूसरी सर्विसेज का लीडिंग एक्सपोर्टर भी तो बना है, तो फिर भला क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असल में इससे बहुत फर्क पड़ता है। वो फर्क ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होता है। एक इंडस्ट्री के सेटअप होने से बहुत सी एनक्लेरी इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी के गुड़गांव में प्लांट सेटअप होने की वजह से ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की
पूरी बेल्ट गुड़गांव और मानेसर में सेटअप हो गई, जिसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से कहीं ज्यादा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही स्किलिंग इकोसिस्टम भी क्रिएट होता है। सोच के देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स या स्किल डिप्लोमा होल्डर्स की जरूरत क्या होगी अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो। क्या मोटिवेशन होगा कॉलेजेस को, और कहां से आएगी फंडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च की अगर इनकी एप्लीकेशन के लिए कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही ना करती हो। इंडिया में लैक ऑफ स्किलिंग हमेशा से एक बड़ी समस्या बनी रही है। आज की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन के बावजूद भी अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक स्पेस और फार्मास्यूटिकल्स को एक मिनट के लिए भूल जाएं तो इंडियन स्टार्टअप्स ने कोई ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस करी जिससे इंटेल, एप्पल या गूगल जैसी कोई रिवॉल्यूशन आ जाए। यूपीआई को ही एक लौता ऐसा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन माना जा सकता है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेज पर इंडिया का नाम रोशन किया हो। ओयो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडियन स्टार्टअप्स के साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर भी बहुत सी शिकायतें सामने आती रही हैं, स्पेशली जब वो स्केल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपना नाम बनाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। हाउएवर देयर इज लॉट ऑफ स्कोप विच इज प्रेजेंट इन फ्यूचर, पर अभी तक कुछ खास सफलता हमें मिली नहीं है। वहीं एग्जाम्पल लीजिए अगर चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर्स का या इजरायली डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का, जिनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में यूनिक हैं। लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ स्किलिंग और लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं, और इनके पीछे एक कॉमन रीजन है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया R&D पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.66% हिस्सा इन्वेस्ट करता है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 2.63% है। इजराइल में ये फिगर 5.44% है और यूएसए में 3.5%। ये तो हुई इंटरकनेक्टेड समस्याएं। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। दोस्तों, सभी समस्याओं को सुलझाने का रास्ता इंडस्ट्रियल ग्रोथ से शुरू होता है। आज मॉडर्न इंडिया इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट बहुत से इंसेंटिव्स और इनेबलिंग एनवायरनमेंट के थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। रिसेंटली एप्पल, लॉकहीड मार्टिन, सैमसंग, एयरबस जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स ने अपना प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करने का फैसला किया है। इंडिया का स्टार्टअप कल्चर अभी अपने नेसेंट स्टेज में है, लेकिन हमारे देश ने यहाँ तक के सफर को भी बहुत कम समय में तय किया है, जो अपने आप में किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। रिसेंटली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट टारगेटेड अप्रोच के साथ प्रमोट कर रही है, जिसका नतीजा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी एफर्ट्स के बावजूद इंडिया को अपनी R&D इन्वेस्टमेंट 0.66% से बढ़ाकर एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी तक लाने की जरूरत है। इस टारगेट को अचीव करने में प्राइवेट सेक्टर एक अहम भूमिका निभा सकता है। कोविड पैंडेमिक के बाद दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया उनकी फर्स्ट चॉइसेस में से एक है। लेकिन इंडस्ट्रीज को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि न्यू एज स्किल्स जैसे कि AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और रिन्यूएबल्स में इंडियन पॉपुलेशन स्किल्ड बने। साथ ही स्कूल में इन सब्जेक्ट की बेसिक्स और कॉलेजेस में इन सब्जेक्ट्स की कोर नॉलेज देनी शुरू करी जाए। स्किलिंग के स्फीयर में स्किल इंडिया मिशन एक अहम कदम है, लेकिन इन प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन इश्यूज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच के कनेक्ट को इंप्रूव करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया को स्किलिंग और इनोवेशन का हब बनाने की उम्मीद को और शक्ति प्रदान करता है। स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉपआउट्स को एजुकेशन रेज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज और इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस को ऑटोनॉमी देना इंडियन यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाने में हेल्पफुल होगा। वहीं इनइक्वालिटी को कम करने के लिए इंडिया को अपने सोशल जस्टिस मेजर्स को टारगेटेड बनाने की सख्त जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडीज सिर्फ सबसे गरीब को मिले, इसके लिए आधार, बैंक अकाउंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सहारा लिया जा रहा है। रिजर्वेशंस को और भी ज्यादा टारगेटेड बनाने की जरूरत है, जिससे इसका लाभ सबसे वंचित लोग ही उठा सकें। इसके लिए सरकार ने OBCs का सब कैटेगराइजेशन करने का भी फैसला लिया है, जिससे सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन को उनके हक का बेनिफिट मिल सके। इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन भी किया गया है। स्किलिंग और एजुकेशन को रेलेवेंट रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को अब यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलते ही इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल बन सकें। दोस्तों, हमने लास्ट सेक्शन में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जाना जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करने दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना से इकोनॉमिक रेस में पीछे रहने के सारे कारण देश के अंदर ही निहित थे। यानी आज इंडिया में मौजूद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कुछ कारण बाहरी यानी एक्सटर्नल भी थे। इनमें से सबसे मेजर फैक्टर था ग्लोबलाइजेशन।
दोस्तों वैसे तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम किया, लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इकोनॉमिक्स में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया की सभी इकोनॉमीज इंटरडिपेंडेंट बन गई हैं। इस वजह से हजारों किलोमीटर दूर किसी देश की इकोनॉमी में इमर्ज हुई किसी प्रॉब्लम का असर हमारी इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। आज के वॉलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। ग्लोबल लेवल पर बहुत लंबे समय के बाद इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वापसी हुई है। इंडिया जैसी डेवलपिंग देशों में मॉडरेट टू हाई इन्फ्लेशन एक रेगुलर फीचर बना रहता है और इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। लेकिन आज यूनिक बात यह है कि यूएसए, यूके और यूरोप के अन्य डेवलप्ड नेशंस में महंगाई डेवलपिंग नेशन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अक्टूबर में यूएसए में कंज्यूमर इन्फ्लेशन 7.7% तक पहुंच गया, जबकि यूके में 11% से भी ज्यादा का महंगाई दर देखने को मिल रहा है। इसके मुकाबले इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6.7% के आसपास है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई इन्फ्लेशन मनी की वैल्यू को इरोड करने लगता है। आज आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो एक महीने बाद वस्तुओं के महंगे होने के कारण शायद उस 10 रुपए का मूल्य 8 ही रह जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आज मार्केट में महंगाई होगी तो लोग खरीदारी भी कम करेंगे और लैक ऑफ डिमांड के कारण इंडिया के एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे। आज यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां अक्टूबर में इंडिया के एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले 16.7% की गिरावट देखने को मिली, जबकि इंपोर्ट्स में 5.7% बढ़ोतरी हुई है। ये सिचुएशन हमारी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए फर्दर बैड न्यूज है। यानी आज भले ही इन्फ्लेशन की मार यूएसए और यूके जैसे देश झेल रहे हैं, लेकिन इनके उस मार की आवाज इंडिया में गूंज रही है और उसके पीछे का कारण है ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों डेवलप्ड नेशंस में चल रहे इन्फ्लेशन के पीछे एक कारण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी माना जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया में एनर्जी कमोडिटीज और फूड आइटम्स के प्राइसेस उबाल पर हैं। यूक्रेन वर्ल्ड के लीडिंग व्हीट एक्सपोर्टर्स में से एक है और वॉर के कारण इन एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट आई है। ब्लैक सी में शिपिंग पर रिपीटेड ब्लॉकेट्स लग रहे हैं, जिसके कारण इस एरिया से एक्सपोर्ट होने वाले सभी आइटम्स की सप्लाई शॉर्ट हो गई है, जो ग्लोबल कमोडिटीज के दामों को बढ़ा रही है। दूसरी तरफ यूरोपियन देशों ने रशिया के ऊपर यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके बदले में रशिया ने नेचुरल गैस और ऑयल इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस वजह से यूरोप में एनर्जी प्राइसेस में भारी इजाफा हुआ। कंगाली में आटा गीला करने के लिए दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के कार्टेल ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन कम करने का डिसीजन लिया है, जिससे ऑयल के दाम में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इसका इम्पैक्ट दुनिया के सभी देशों पर महंगे एनर्जी प्राइसेस और इन्फ्लेशन के रूप में पड़ रहा है। दोस्तों इन्फ्लेशन का डायरेक्ट असर मॉनेटरी पॉलिसी पर पड़ता है, जिसके तहत कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगते हैं। इस वजह से दो चीजें होती हैं। पहला ये कि लोन महंगे होने से इकोनॉमी में डिमांड कम होती है और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ने लगती है। यूएस और यूके के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में लगातार बढ़ोतरी की है। इसका इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पर पड़ रहा है। दूसरी चीज ये कि यूएसए और यूके जैसे लेस रिस्की देशों में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को इन कंट्रीज में अच्छे रिटर्न्स मिलने लगते हैं, जिस वजह से वो इंडिया जैसे रिस्की मार्केट से इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करके यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने लगते हैं। इन कैपिटल आउटफ्लोज का सीधा असर एक्सचेंज रेट पर पड़ता है और रुपए डिप्रिशिएट हो जाता है। इससे हमारे इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं और अगेन इससे करंट अकाउंट डेफिसिट इनहैंस होता है। इसके कुछ इफेक्ट्स हमें ऑलरेडी दिखाई देने लग गए हैं। रिसेंटली अमेरिकन कंपनीज ट्विटर और फेसबुक ने इंडिया में मास लेऑफ्स डिक्लेयर किया है। साथ ही इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से बहुत से एडटेक स्टार्टअप्स ने भी मास लेऑफ्स अनाउंस किए हैं। रिसेंटली ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक चाइनीज इकोनॉमी में रिसेशन आ जाने के 20% चांसेस हैं, जबकि साउथ कोरिया और जापान के लिए चांसेस 25% हैं। वहीं न्यूजीलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमीज के लिए भी इम्पेंडिंग रिसेशन के हाई चांसेस माने जा रहे हैं। हालांकि रिसेशन इंडिया में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ग्लोबल रिसेशन का मतलब है डिमांड में गिरावट। इसका सीधा असर इंडिया के ट्रेड और जीडीपी ग्रोथ पर होगा। ऑलरेडी करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ लोअर देन एक्सपेक्टेड रही है और फाइनेंशियल ईयर 2023 के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को 7.2% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। ये सिनेरियो हमें हमारे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने के लिए और इंतजार करवा सकता है। साथ ही क्लाइमेट चेंज दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईयर 2100 तक इंडिया हर साल अपनी जीडीपी का 3 से 10% हिस्सा क्लाइमेट चेंज के कारण खो सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा सकता है। फाइनली इंडिया के पास एक बड़ा मौका है इम्पोर्टेड पेट्रोलियम
कोल और नेचुरल गैस पर से अपनी डिपेंडेंस कम करने का। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर ना सिर्फ इंडिया एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि बहुत से जॉब्स भी इस स्फीयर में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लीक ग्लोबल सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन है? इसका जवाब पीएम मोदी ने खूबसूरती से दिया है, और वो है आपदा में अवसर और वोकल फॉर लोकल। ये दोनों स्लोगन्स इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस को कंप्लीटली कैप्चर कर लेते हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से शॉक प्रूफ बनाने के लिए अपनी डिपेंडेंस अपने डोमेस्टिक मार्केट्स पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन पब्लिक की सेविंग्स को बैंक अकाउंट से निकालकर स्टॉक मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंट ना रहें। साथ ही ये समय ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट रहने का नहीं है। आने वाले समय में हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हो या रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, हमें ये इंश्योर करना होगा कि इंडिया फिर से महज एक असेंबली हब ना बन के रह जाए, बल्कि अब इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्ट की माइनिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को कंट्रोल करे। अब इसमें इंडिया की डिप्लोमेसी भी एक बड़ा रोल निभाएगी। अब जैसे इंडिया के पास चांसेस थे कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे या ना करे यूएसए को इंप्रेस करने के लिए, बट इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और अपने डिसीजंस को अपने बेनिफिट्स के हिसाब से चूज करा, ना कि ग्लोबल लीडर्स के खुशी और कंफर्ट के हिसाब से। और कहीं ना कहीं भारत की डिप्लोमेसी ही इन जियोपॉलिटिकल शॉक वेव से भारत को आजाद कराएगी। दोस्तों, हमें ध्यान रखना होगा कि 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी कहा गया है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस 21st सेंचुरी एशिया का फ्लैग बियरर भारत बने। आज एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। 75 सालों में हम अपने कॉलोनाइजर को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। अब समय है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ने का, और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें इन सभी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पे हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा। हमने भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को समझा, उसको कम करने के सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करा। फिर हमने दूसरे सेक्शन में इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे जियोपॉलिटिक्स भारत की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है और कैसे भारत अपनी डिप्लोमेसी से अपने फायदे के लिए जियोपॉलिटिकल डिसीजंस ले सकता है। इसके बाद भारत जियोपॉलिटिकल शॉक वेव से फ्री हो पाएगा। मैं चाहता हूं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कमेंट में हम एक बेहतर डिस्कशन करें। मैं आप सबके पर्सपेक्टिव्स जानना चाहता हूं कि क्या हमने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया, या फिर इस वीडियो में जो भी पॉइंट डिस्कस करे हैं उनको इंप्रूव करने में और क्या कदम गवर्नमेंट उठा सकती है। प्लीज कमेंट बिलो। और वीडियो को अंत करने के पहले एक और मैसेज है, और वो ये कि इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान आप हैं। इस देश की यूथ को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में एक सेकंड भी बर्बाद कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप अपने जीवन का वक्त नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप इस देश की इकोनॉमी को बेहतर करने का एक मौका छोड़ रहे हैं। तो किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाने से पहले आप आईने के सामने खड़े होके ये पूछिएगा कि आपने इस देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या करा। और जब इस देश का हर एक युवा इस बात को रियलाइज कर लेगा तो $5 ट्रिलियन तो छोड़िए, हम यूएसए और चाइना को भी कड़ी टक्कर दे पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू के लिहाज से भी काफी ज्यादा है। तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एनालाइज द रीजंस बिहाइंड हिस्टोरिकल लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। व्हाट लेसन्स डू दे होल्ड फॉर propelling इंडिया टुवर्ड्स अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।